पे खड़े हो जाएं, ये शहजोर पे पीछे बैनर लेके शहजोर पे पीछे खड़े हो जाओ। वो पीछे नजर आ रहा है, हम थोड़ा और पीछे हो जाएं। आलम शेर यार, आप में से कोई दोस्त अगर इनसे दरखास्त करे कि 10 मिनट जरा मौसीकी जरा, ये पीटीएम वाले भाई हैं पीछे, भाई आप ही के भाई हैं सारे, जाके जरा हमको समझाओ प्यारे लहजे में, थोड़ा म्यूजिक को जरा आहिस्ता रखें। शुरू करें जनाब। चले भाई, बिस्मिल्लाह करे समा वाले भाई, चले। चले लगा दे सर, जज़ाकल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। तमाम मीडिया हजरात का इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ जमा होने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद जिब्रान नासिर है और मैं नकीबुल्लाह के शहीद में नकीबुल्लाह के जो लवाहिकीन हैं और मोहम्मद खान साहब मरहूम और अब आलम शेर महसूद जो उनके भाई यहाँ मौजूद हैं, उनकी वकला टीम जिसको एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, एडवोकेट सलाहुद्दीन पवर लीड कर रहे थे, एडवोकेट शिजा के साथ, उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कराची ग्रैंड जरगा के उमायदीन मौजूद हैं जो रोज़े अव्वल से इस केस के साथ एक ख़ानदान के लिए ढाल बने, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने और इस केस के साथ उन्होंने बहुत सारे और हकायक सुराब गोट में बसने वाले लोगों के उजागर किए, जिनके ऊपर राव अनवार और उसके ज़ेर असर काम करने वाले पुलिस फोर्स के अनगिनत मजालिम थे जो अलग अलग किस्म के माफिया साहब रन कर रहे थे। जो कराची ग्रैंड जरगा के उमायदीन मेरे साथ यहाँ हैं, हाजी अब्दुल कय्यूम महसूद साहब, साबिक एमएनए सैफुर रहमान साहब, हाजी करम अली खान साहब, शौकत खान साहब, शेर मोहम्मद साहब, महमूद खान साहब, शमसुज़्ज़मा साहब, अब्दुल रहीम साहब, नूर मोहम्मद साहब, जुबैर खान साहब, रहीम दाद साहब, यार खान साहब, अमानुल्लाह खान साहब और सैयद रसूल साहब। आज यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि कल मोरखा पीर 23 जनवरी मुतवक्को है कि इंसानी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 16 नकीबुल्लाह केस में, जिस केस के अंदर नकीबुल्लाह के साथ इसाक और साबिर और नजरजान भी शहीद हुए, उस केस का फैसला कल राव अनवार और साथ में जो उसकी दीगर टीम थी, आपको मालूम है कि 18 के करीब पुलिस फोर्स के एहलकार इस केस में अदालत के सामने हैं, जबकि 7 आज तक मफरूर हैं। इस केस का फैसला कल मुतवक्को है। इस केस में वो 18 पुलिस फोर्स के एहलकार जिनके ऊपर केस चल रहा है, जिसमें सर फहरिस्त राव अनवार, एडीएसपी कमर शेख, मोहम्मद यासीन, सुपर्द हुसैन, सैयद रईस अब्बास, खिजर हयात, अल्लाह यार काका, मोहम्मद इकबाल, अरशद अली, गुलाम नाजुक, अब्दुल अली, शफीक अहमद, मोहम्मद अनर, अली अकबर, फैसल महमूद, खैर मोहम्मद, सैयद इमरान काजमी और शकील फिरोज शामिल हैं, जिन पे अगवा, गैर कानूनी तौर पर किसी को कैदी बना के रखना, गैर कानूनी तौर पर असले का इस्तेमाल और असला फ्रेम करना जैसे कि इनकाउंटर में किया गया, गैर कानूनी तौर पर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का इस्तेमाल और साथ में कत्ल की दफात इसके अंदर है और उसके साथ इस केस के अंदर जो अवाम शवाहिद थे, जो एविडेंस था, उसको तबाह करना, उसको मैनिपुलेट करना, इसकी भी दफात शामिल है। आपके इल्म में है कि आज से दो साल कबल इसी महीने में, जिस महीने में शहादत हुई नकीबुल्लाह महसूद की और उसकी बरसी मनाई जाती है, हमने इस प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपको बताया था कि इस केस के चलते 5 अहम ऐनी शाहिदीन जिनका ताल्लुक पुलिस से था, वो अपने गवाहियों से फिर गए
और उन्होंने एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू कर दिया और प्रोसिक्यूशन ने जानबूझ के, रियासत ने अपना केस कमजोर किया। और 2 साल पहले ही हमने ये पेशन गोई कर दी थी कि रियासत की पूरी तैयारी है कि राव अनवर को इस केस में बरी किया जाए, और इस केस में उसका बरी होना सिर्फ इन 4 कत्लों में बरी होना नहीं है जो कि 13 जनवरी 2018 को हुए, बल्कि वो 444 कत्ल जो 2011 से लेके 2018 तक गिनवाए जाते हैं, उसके अंदर भी एक तौर पे समाजी और सियासी तौर पे उसको बरी करने की पूरी तैयारी है। और उससे पहले जो 90 की दहाई में और उसके बाद वो कराची में अलग अलग लोगों की सियासी पुष्पनाई की वजह से कत्ल करता रहा, फेक इनकाउंटर करता रहा, उसमें भी उसको क्लीन चिट देने का पूरा इरादा है। इससे दरखास्त करें कोई जाके कि म्यूजिक का हिस्सा करें। वजह क्या है कि इस शहर के अंदर, इस कराची शहर के अंदर इतने सैकड़ों कत्ल करने के बाद भी, इतने तमाम शवाहिद सबूत होने के बावजूद क्यों किसी इंसान को आप सबके सामने बरी करने की बेशर्मी से तैयारी है? चूंकि हम वाकिफ हैं कि ये वही शहर है जिसमें हमारे सामने हालिया महीनों के अंदर शाहरुख जतोई भी बरी हुआ, जिसका कत्ल किसी से ढका छुपा नहीं है, मगर जिसको कानूनी अलग अलग पेंचरे इस्तेमाल करते हुए आखिर में सुप्रीम कोर्ट से बरियत मिल गई। ये वही शहर है जिसके अंदर, जिसकी हदूद में इस शहर का एक शहरी नाजिम जोकियो बेदर्दी से इसी शहर से मुंतखब, सूबे से मुंतखब एक MP, एक MNA की उतार के डेर पे मारा गया। पूरा गांव गवाह है किसने कत्ल किया। इसी रवा महीने बरी कर दिया गया MPA जाम अवैस साहब को, और इन्वेस्टिगेशन में बरी कर दिया गया MNA जाम करीम साहब को। इस शहर के ऊपर जो घाव है वो किसी से छुपे नहीं है, मगर इस हर एक बरियत के साथ, इस हर एक नाइंसाफी के साथ इस मुल्क के इदारे आवाम का अपने ऊपर एतमाद खत्म करते जा रहे हैं। वो अदलिया हो, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, वो पार्लियामेंट हो, वो मौजूदा हुकूमत एग्जीक्यूटिव हो, या हमारे मुल्क के खुफिया इदारे हों। इस केस में भी, इसका नाम नकीबुल्लाह महसूद केस है, राव अनवर को इतनी सहूलतें क्यों हासिल है कि वो एक दिन भी जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पे मजबूर नहीं हुआ। उसी के अपने घर को, उसके अपने आलीशान मकान को सब जेल बना दिया गया। उसके ऊपर 5 साल से नैब में कंप्लेन दायर है, मगर नैब आज तक रेफरेंस जमा नहीं करा सकी कि एक SSP के पास, जो कि ASI की नौकरी से शुरू हुआ था, अरबों की जायदाद कहां से आती है। क्या उसकी वजह यह है कि वो सूबे की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडिंग फैमिली है, इसके जो सदर है, जो चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, वो उनका लाडला है। क्या इसकी वजह यह है कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े रियल एस्टेट मैग्नेट मलिक रियाज, जिसकी बैरिया टाउन बनाने के लिए राव अनवर ने न जाने कितने गोट खाली कराए और कितनी जमीन कब्जा करके दी, वो उनका लाडला है। क्या इसकी वजह यह है कि वो पुलिस के कुछ आला अफसरान का लाडला है? क्या इसकी वजह यह है कि वो इस मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस MI का लाडला है, जिनके कहने के ऊपर वो पाकिस्तान से बाहर के लोग जमा करके मलीर में फेक इनकाउंटर करता रहा? या हकीकत यह कि वो सबका लाडला है? फर्क इतना है कि आसिफ जरदारी की गलती कि उन्होंने मीडिया के सामने कबूल लिया कि वो मेरा बहादुर बच्चा है। वो दरअसल हर एक का बहादुर बच्चा है, उसने हर एक को फायदे पहुंचाए हैं, हर एक के राज उसके पास हैं। इसीलिए इस केस के अंदर अजूबे के तौर पे जो इनिशियल इंक्वायरी, जो फेक एंट्रीज इनकाउंटर की गई थी DSP कमर की जानिब से, वो कभी पेश नहीं की गई और कहा गया कि जी वो गुम हो गई, पुलिस का वो रिकॉर्ड गुम हो गया। फिर इस केस में एक और अजूबा हुआ कि एक ही CDR रिपोर्ट, एक ही जियो फेंसिंग रिपोर्ट, जिसकी तहत यह साबित होता है कि राव अनवर एनकाउंटर के वक्त मौके पे मौजूद है। उस रिपोर्ट के अंदर 2 एक्सपर्ट पेश किए जाते हैं पुलिस के, और दोनों एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। दोनों ही कह देते हैं कि जी एक कहता है राव अनवर है, दूसरा कहता है कि नहीं है, कि नफी हो जाए। और हम जब दरखास्त लगाते हैं अदालत में कि जी एक तीसरे सीनियर एक्सपर्ट को बुलाया जाए, तो वो दरखास्त रिजेक्ट कर दी जाती है। और जब उसकी अपील हाईकोर्ट जाती है, तो इससे पहले कि वो अपील तय हो,
टेररिज्म अदालत, एंटी टेररिज्म अदालत कहती है कि जी हमने फैसला महफूज कर लिया है, हम इन्हीं गवाहियों के ऊपर फैसला देंगे। जो पुलिस के एहलकार इस केस के ऐनी शाहिद थे, जो फिर जाते हैं अपने बयान से, जो रिटर्न कर लेते हैं अपना स्टेटमेंट, उनके बजाय ये कि प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर करने पे डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होती, उनको मन पसंद पोस्ट से कराची में बांटी गई, उनको सिंध हुकूमत की जानिब से नवाजा गया। इस केस में जिनके ऊपर शुरू में बेस की गई सारी इंक्वायरी, एसएसपी रिजवान साहब, उनका सियासी तौर पर किस तरीके से इस्तेसाल हुआ, उनको किस किस इंक्वायरी में फेस करना पड़ा, वो भी आपके सामने है। और इस केस के अंदर आखिर वक्त तक इस केस को कमजोर करने के लिए जो 7 मरकजी मुल्जिमान जिनके बारे में कोई शक नहीं कि वो मौके में और किलिंग में मौजूद है, जिनमें सरे फहरिस्त अमानुल्लाह मरवत है, वो कौन सा आलमी शोहरत याफ्ता खुफिया एजेंट है, वो कोई जेम्स बॉन्ड है कि 5 साल से पाकिस्तान के अंदर मफरूर है, उसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा ताकि इस केस को और कमजोर किया जा सके। हम पहले भी अपने खदशात मीडिया के सामने रखते रहे हैं और कल फैसले के हवाले से भी खदशात रख रहे हैं। अदालतों ने तो अपना काम करना है, अदालतों ने जो उनके सामने शवाहिद रखे गए हैं उस पर फैसला करना है, मगर ये शवाहिद प्रोसिक्यूशन के साथ वजह से पेश ना हो पाना, ये शवाहिद पुलिस की वजह से प्रॉपरली इकट्ठे ना हो पाना और इन शवाहिद का इदारों के प्रेशर की वजह से गुम हो जाना मजबूर करेगा अदालत को भी कि शायद वो इन संगीन जराइम में से, इन संगीन इल्जामात में से राव अनवार को बरियत दे और वो किसी न किसी तरीके से हम पे सियासी तौर पर आने वाले महीनों में क्लीन चिट लेने के बाद मुसल्लत किया जाए और कराची में दोबारा से एक दहशत का बाजार गर्म हो। मगर अगर ऐसा कोई फैसला होता है जो कि सिर्फ नकीबुल्लाह के खानदान के साथ नहीं, कराची ग्रैंड जिरगा के साथ नहीं, पूरे कराची शहर के साथ, इस मुल्क के साथ नाइंसाफी होगी, तो हम आज से अपना लाए अमल भी अनाउंस कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में पहले भी गए थे इस केस में, दोबारा अपील में जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक पहले भी गए थे, हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम अपना काम करते रहेंगे, हम अदालतों को मौके फराहम करते रहेंगे कि वो इंसाफ करे। अदालतों ने अपना इम्तिहान देना है, हम प्रोसिक्यूशन को मजबूर करते रहेंगे कि वो एविडेंस सामने लाए, उन्होंने अपना इम्तिहान देना है। मगर कराची ग्रैंड जिरगा, नकीबुल्लाह महसूद के लवाहिकीन जिसमें आलमशेर महसूद यहाँ शामिल है और इनकी वकीला की टीम इस केस को परसू करती रहेगी। जैसे नाज़िम झोंकियो केस है, उसको भी अभी की सतह के ऊपर अब हमने परसू करना है। ये जराइम, ये नाइंसाफियां, ये मजालिम कराची शहर के साथ है, ये किसी एक के साथ नहीं है। ये उस शहर के साथ है जहां पे हल्का बंदियों का रोना है, ये उस शहर के साथ है जहां आबादी सही तरीके से गिनी नहीं जाती, ये उस शहर के साथ है जिसके मैंडेट पे डाका डाला जाता है, ये उस शहर के साथ है जहां पे सैकड़ों लाशें गिराई जाती हैं, उन लोगों के हाथों गिराई जाती हैं जो वर्दी पहन के तनख्वाह लेते हैं इस शहर की आवाम के टैक्स से, मगर उन लोगों की कभी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उनको सजा नहीं दी जाती। तो कराची शहर पहले भी हर सतह के ऊपर हर फोरम के थ्रू लड़ता रहा है, आने वाले वक्तों में भी लड़ता रहेगा। इस केस के अंदर भी पहले हम लोग पैरवी करते रहे हैं, आने वाले वक्तों में भी करते रहेंगे। मैं अपनी सफर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिब्रान साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपको सारी रुदात सुनाई और मैं समझता हूं कि अब 5 साल मुकम्मल हो गए नकीब को शहीद हुए और नकीब के वालिद मोहम्मद खान साहब इंसाफ का इंतज़ार करते करते इस दुनिया फ़ानी से चले गए और अब उसकी माँ इस इंतज़ार में है कि रियासत मुझे इंसाफ देगी। उसकी छोटी बेटियां और उसका ये भाई जो मेरे बराबर में खड़ा है, पहले जब आपने इसको देखा था तो ये कम उम्र था, इंसाफ के इंतज़ार में, ये देखें इसकी दाढ़ी निकल आई है, जवान हो गया ये, लेकिन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा बड़ा सवालिया निशान है इंसाफ के इदारों की तरफ कि इतना वाज़े ओपन एंड शट केस कि जिसके बारे में पुलिस के अपने आला अफसरान की 3 कमेटियां वाज़े तौर पर जो है अपना मौक़िफ़ वो दे चुकी है और वो वाज़े वजाहत के साथ रिकॉर्ड का हिस्सा है
लेकिन आप सबके बात ये इल्म में है कि पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन सिंध फिर कराची में यहाँ ताकतवर लोग हमेशा कानून से बाला तर रहे हैं और शायद अगर यही हाल रहा तो रहेंगे भी। मैं समझता हूँ कि अगर ये नकीब जो कि इस पाकिस्तान का कराची का बेटा था, अगर इसको इंसाफ नहीं दिया गया तो मैं समझता हूँ कि ये तारीख में एक मिसाल के तौर पर हमारे इदारों के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर एक ऐसा धब्बा छोड़ जाएगा कि जिसे शायद फिर हम आने वाली नस्लें मिटा नहीं पाएंगे। रावण वार जो कि किसी से ढका छुपा नहीं है कि एक दहशत की अलामत थी, एक ऐसा शख्स जो 9 साल तक एक पूरे जिले में सिया और सफेद का मालिक रहा, एक ऐसा शख्स जो अपनी मर्जी की पोस्टिंग लेता था, एक ऐसा शख्स जो अपने से ऊपर के किसी अफसर को जवाबदेह नहीं था, और एक ऐसा शख्स जो अपनी मर्जी से जब चाहता था जाली इनकाउंटर करता था, और जिसके रिकॉर्ड पर मेरा ख्याल है कि लगभग जो लिखे गए हैं कि 400 से ऊपर के जाली इनकाउंटर, जिनकी तहकीकात उस तरीके से नहीं हुई और ना ही उसके एसिड की तहकीकात जो कि ग्रैंड जरगा और हमारी वकला टीम ने और नकीब के फैमिली ने जो दरख्वास्त की थी वो आगे बढ़ सकी। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम ग्रैंड जरगा नकीब शहीद के वालिद तो चले गए, उसकी माँ, बीवी और बेटा और उसके भाई और ये तमाम कराची की मजलूम आवाम, पाकिस्तान की मजलूम आवाम अदालतों की तरफ देख रही हैं। अदालतें आज भी हमारी आखिरी उम्मीद है, वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम आज भी आखिरी उम्मीद अदालत से लगाए बैठे हैं। लेकिन हम रोज़े अव्वल से ये बात करते हैं कि रावण वार एक ताकतवर और कानून से एक ऐसा बालातर शख्स है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि उसको किन किन इदारों की सरपरस्ती हासिल है और किस सियासी शख्सियत की सरपरस्ती हासिल है और किस बिजनेस टाइकॉन की सरपरस्ती हासिल है। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि कराची की माओ, बेटों और उनके भाइयों का कातिल वो किसी का बहादुर बच्चा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों का कातिल अगर किसी का बहादुर बच्चा है तो ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। और हम ये उम्मीद रखते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क के लिए हमारे आबा अजदाद ने कायद आज़म की क़यादत में कुर्बानियाँ दी थी, और आज इस मुल्क में और ख़ुसूसन कराची में रहने वाले लोगों के साथ जिस तरीके का रवैया रखा जा रहा है या जिस तरीके से कानून से बालातर होकर चंद लोगों की अपनी मर्जी और चंद इदारों की सरपरस्ती की वजह से जिस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये तकलीफदेह बात है। और ये पाकिस्तान की आवाम, कराची के नौजवान और ये आने वाली जो हमारी नस्ल है, हम इसको क्या मैसेज दे रहे हैं, हम इसको क्या बताना चाहते हैं कि आज 5 साल हो गए हैं एक ऐसा केस, इतना ओपन केस कि जिसमें पूरी दुनिया में बहस हुई और जिसमें बाकायदा तौर पर मेरा ख्याल है कि बरतानिया और अमेरिका ने इस पे उसके असासों को मुंजमद किया। मेरा ख्याल है ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है। उन ममालिकों ने इस पे वाज़े अपना मौक़िफ़ दिया है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। ये नौजवान जो बचपन से 5 साल से इंतजार करते करते जवान हो गया, और नकीब शहीद की वो बेटियां और वो बेटा जो आज भी इंतजार कर रहे हैं, वो माँ आज भी इंतजार कर रही है, और वो मजलूम लोग जो राव अनवार जैसे ताकतवर लोगों के जुल्म का निशाना बने हैं आज भी इंतजार कर रहे हैं। और वो इंतजार सुप्रीम कोर्ट से है, वो इंतजार अपने हाई कोर्ट से है, क्योंकि वही हमारी आखिरी उम्मीद है। और मैं अपने इदारों से भी मुखातिब हूँ, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि हमारे रिटायर्ड जनरल साहब नकीब शहीद के वालिद मोहम्मद खान साहब से उनके साथ बैठ के उन्होंने वादा किया था
कि नकीब की फैमिली को, नकीब के यतीम बच्चों को इंसाफ मिलेगा और वो इंसाफ नजर आएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मिलना तो दूर की बात है, नजर आना तो दूर की बात है। उसमें मुलव्विस अफसरान, उन कातिलों की सरपरस्ती, या राव अनवार जिस तरीके से धंधना रहा है, या राव अनवार जिस तरीके से आजाद घूमता है, तो मैं समझता हूं उस फैमिली के लिए और उस तरह के मुतासरीन के लिए ये तकलीफ दे बात है। मैं फिर आपको यकीन दिलाता हूं, जैसे जिब्रान साहब ने आपसे कहा, उसकी फैमिली आज भी खड़ी है, आज भी उसका भाई यहाँ मौजूद है, उसकी बेवा बेगम आज भी इंतजार कर रही है शहीद की, उसके बच्चे आज भी इंतजार में है, उसकी माँ आज भी इंतजार कर रही है इंसाफ के लिए। और इनका कहना यह है कि हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, हमें जिस हद तक जाना पड़े। और ग्रैंड जरगा कराची और उसके हमायदीन आज चंद लोग आपके सामने पेश हुए हैं, वो ये समझते हैं कि अगर किसी तौर पर भी इंसाफ का कत्ल किया गया तो वो अपना रास्ता इख्तियार करेंगे, अदालतों में भरपूर तरीके से उस केस का सामना करेंगे और इंशाअल्लाह इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब आलम शेर साहब जो कि नकीब के भाई हैं, वो आपसे बात करेंगे। आप सबको मालूम है नकीब शहीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेरे भाई नकीब शहीद को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 5 सालों में हमारे साथ बहुत वादे किए गए हैं कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। हम अदालत में भी जाते हैं और सबसे पहले मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ग्रैंड जरगा मुहिद्दीन का और हमारे जो वकला है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इस केस को आगे तक लेके जाएंगे। मेरे वालिद मरने तक ये बात कहते थे कि इस केस को ना छोड़ेंगे और ना ही हम किसी से पैसे लेंगे। इन 5 सालों में हमें पैसों का लालच भी दिया गया है, लेकिन हमने कबूल नहीं किया है। हमने पहले दिन से अपने कौम के साथ एक वादा किया था कि हम ना झुकेंगे, ना बिकेंगे और ना ही पीछे रहेंगे। मेरे वालिद ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि हम इस केस को आखिरी तकमील तक पहुंचाएंगे, हम ना झुकेंगे ना बिकेंगे। इन 5 सालों में लोगों ने इन 5 सालों में हमसे नहीं होता। मेरे वालिद मरने से पहले ये बात कही थी कि हम ना झुकेंगे और हम नकीब के खून की सौदेबाजी नहीं करेंगे। मैं सब मीडिया वालों का और ग्रैंड जरगा मुहिद्दीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में सब ने हमारा बहुत साथ दिया है। और मेरे वालिद मरने से पहले बार बार ये बात कहते थे कि हम नकीब की खून की सौदेबाजी नहीं करेंगे, तो हम उसी वसीयत पर अभी भी कायम है। 5 साल हमने जदोजहद की इस केस के ऊपर। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम खामोश बैठने वाले नहीं है और ना ही हम किसी से पैसे लेंगे। इन 5 सालों में लोगों ने हम पर प्रेशर भी किया हुआ है और पैसों का लालच भी दिया हुआ है, लेकिन हमने मंजूर नहीं किया है। शुक्रिया जी।